नमस्कार, मैं शिव कुमार वर्मा। मेरा चैनल है कुमार्स। हम अनुसूचियों को पढ़ रहे थे। इसका भाग 1 देख चुके हैं अनुसूचियों, जिसमें 1 से 7 तक अनुसूचियां हमने देखी थी। अब 8वीं अनुसूची देख रहे हैं। तो वीडियो का ये अनुसूचियों का दूसरा पार्ट है। ठीक, भाग 2 पहले से अनुसूचियों। तो इसमें हम 8वीं अनुसूची की चर्चा करेंगे। 8वीं अनुसूची हमने 7वीं अनुसूची तक पढ़ा था, 1 से लेकर 7वीं अनुसूची तक। तो हमने बताया था पहली अनुसूची में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन। ठीक, दूसरी अनुसूची में संचित नीति पर भारित अधिकारियों के वेतन भत्तों का वर्णन। तीसरी अनुसूची में उनकी शपथ का वर्णन। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों की चर्चा है कि किस राज्य में, किस केंद्र शासित प्रदेश में कितने सदस्य होने चाहिए। 5वीं अनुसूची में हमने देखा था कि भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकारों और उनके प्रशासन का वर्णन। 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रशासन का वर्णन और अधिकारों का वर्णन। 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, उसका वर्णन। और 8वीं अनुसूची हम पढ़ रहे हैं। 8वीं अनुसूची राजभाषा से संबंधित, राजभाषा से संबंधित है। आठवीं अनुसूची में ये कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। ठीक, इसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। वर्तमान में राजभाषा के रूप में, वर्तमान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया। राजभाषा के रूप में सम्मिलित, यानी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं को कोई भी राज्य अपनी राजकीय भाषा बना सकता है। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 राजभाषा से संबंधित है। ठीक, उसमें बताया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 344 कहता है कि राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन कर सकता है। अनुच्छेद 345 कहता है कि प्रत्येक राज्य की, राज्य का मतलब प्रांत, प्रत्येक राज्य की एक राजकीय भाषा होगी और ये राजकीय भाषा 1 से अधिक हो सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की हिंदी राजकीय भाषा है। ठीक, 1947 में बनी थी। और दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है, ये 1989 में बनी थी। तो इस तरीके से अनुच्छेद 345 में उल्लिखित बातों को साकार किया गया है। इसी प्रकार से उत्तराखंड में 2000 में उत्तराखंड बना है, 9 नवंबर 2000 में। तो उत्तराखंड की पहली राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा संस्कृत को बनाया गया। इस तरीके से वहाँ भी 2 राजकीय भाषाएं हैं। इस प्रकार से इन बातों का उल्लेख कि किस राज्य में राजकीय भाषा होगी और कैसी होगी, ये 8वीं अनुसूची के द्वारा निर्धारित किया गया। नागालैंड इसका अपवाद है, जहाँ पर अंग्रेजी राजकीय भाषा है। वहाँ अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया, क्योंकि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया। ये ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित। इसे नवीं अनुसूची की बात करें तो इसे 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया। पहले संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया। असल में हुआ ये, जब हमें आज़ादी मिली तो ज़्यादातर भूमि जमींदारों के पास थी। तो सरकार ने आज़ादी मिलने के बाद सोचा कि क्यों ना हम गरीबों को अमीरों से भूमि ले करके, उनके पास बहुत ज़मीनें हैं जमींदारों के पास, तो भूमि ले करके और गरीबों में बांट दी। सरकार ने वही किया। सरकार ने अमीरों की ज़मीनें ली और गरीबों में बांट दी। अच्छा, मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ करता था। जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है तो उसे आप दूसरे की संपत्ति को कैसे छीन करके दे देंगे? जमींदार भाई कोर्ट चले गए, कोर्ट में सरकार हार गई, तो न्यायालय ने सुझाव दिया कि कोई ऐसी अनुसूची आप विकसित करिए, डेवलप करिए, जिसमें जो है न्यायालय का हस्तक्षेप ना रहे। तो सरकार ने नवीं अनुसूची जोड़ी और इसमें कहा गया कि नवीं अनुसूची में जोड़े गए विषयों की न्यायिक पुनर्समीक्षा नहीं की जा सकती। तो भाई नवीं अनुसूची में डाले गए विषयों की न्यायिक पुनर्समीक्षा नहीं हो सकती थी, ये व्यवस्था बना दी थी। अब इस नवीं अनुसूची का दुरुपयोग प्रारंभ हो गया। नवीं अनुसूची में अब राजनीति तो में गंदगी फैल गई थोड़ी। आरक्षण व्यवस्था इसमें डाल देते, किसी को भी आरक्षण दे करके या कोई अन्य मुद्दे जिनसे सरकारों, राज्य सरकारों को लाभ हो, नवीं अनुसूची में डाल करके, केंद्र सरकार को लाभ हो, नवीं अनुसूची में डाल करके, ठीक, पर कानून बना दिए क्योंकि उसकी न्यायिक पुनर्समीक्षा ना हो सकती थी। फिर ये व्यवस्था एक दलदल बन गई, नवीं अनुसूची गले की फांस हो गई। फिर सरकार ने सोचा कि अब क्या करें, लेकिन कोर्ट ने इसके पहले ही सोच लिया। 2007 में 11 जनवरी को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वाई.के. सब्बरवाल जी ने, न्यायमूर्ति वाई.के. सब्बरवाल जी ने एक निर्णय दिया कि 1973 के बाद नवीं अनुसूची में डाले गए विषयों की न्यायिक पुनर्समीक्षा की जा सकती है, बशर्ते कोई वाद प्रस्तुत करेगा तब, और यदि किसी को लाभ मिला है तो उसे वंचित नहीं किया जाएगा, आगे अब लाभ दिया नहीं जाएगा। तब जाके नवीं अनुसूची पर राजनीति खत्म हुई, नहीं तो इसी को लेकर के राजनीति हो रही है। तो नवीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित थी और इससे राजनीति से संबंधित कर दिया गया। अब 2007 के बाद नवीं अनुसूची का विवाद खत्म हो गया। अब 10वीं अनुसूची। दसवीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। दल बदल से
संबंधित। इसे 51वें संविधान संशोधन के द्वारा बावनवें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा। कब जोड़ा गया? 1985 में जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। ये दल बदल से दल बदल का, ठीक, जिसे मान लीजिए एक्स और वाई दो पार्टियां हैं। एक्स पार्टी जीती है, मान लेते हैं किसी राज्य में 100 सीट, यानी 100 सीट है, जो 51 मत पाएगा, ठीक, वो बहुमत में होगा। यही तो व्यवस्था है। तो मान लेते हैं एक्स ने 51 सीट पा करके, 51 सीट, 100 सीट है, 51 सीट पा जाए तो बहुमत में, ठीक। तो एक्स ने 51 सीट पा करके सरकार बनाई। वाई के पास 49 सीट है, उसने 4 विधायकों को काट लिया, इसमें से 4 विधायक काटे, ठीक। इनकी हरी भरी सरकार, आज शाम तक हरी भरी थी, कल सुबह सूख गई सरकार। इसने 4 विधायक काटे, 4 + 49, यानी 53 विधायकों के साथ सरकार बना ली, ठीक। 6 महीने चली सरकार, भाई इन्होंने 2 साल चलाई, भाई नियम है तो 2 साल के पहले, ठीक। लेकिन सबसे अविश्वास प्रस्ताव तो नहीं आ सकता है, लेकिन सरकार तो गिराई जा सकती। भाई जब तुम्हारा अल्पमत में आ जाओगे तब तो समस्या हो जाएगी। मत में आ गए और इनको इस्तीफा देना पड़ा, इनकी सरकार हरी भरी होगी। इन्होंने 53 विधायकों के साथ सरकार बनाई, 6 महीने नहीं बीते, इनके विधायक काट करके फिर से सरकार बनी। ये अब सिस्टम चलने लगा, ठीक। अच्छा, इसमें ये कहा गया था कि कोई भी दल, ठीक, ये जो 52वां संविधान संशोधन था, इसमें कहा गया था कोई भी दल 1/3 सदस्यों के साथ टूटकर दूसरी पार्टी में मिल सकता है, पार्टी में मिल सकता है। अच्छा, ये व्यवस्था जब आई थी तो उस समय भाई छोटे मोटे टूट फूट होते थे, तो ये सोच रहे थे कि इससे संभल जाएगी व्यवस्था, लेकिन इससे संभली ना, व्यवस्था और गंभीर हो गई। जब गंभीर हो गई व्यवस्था, तब इन्होंने क्या किया, फिर से अपना सिस्टम बदला और सरकार ने एक नया प्रस्ताव पास किया। 91वें संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन, ठीक। संशोधन 2003 के द्वारा इसमें सुधार है। 91वें संविधान संशोधन 91 में, तो यही मिस्टेक यहाँ पर हो जाती है, तो ये 91 है, ठीक। तो वही मिस्टेक यहाँ पर हुई थी, वो 51 निकल गया था, वो हमें दिमाग में चढ़ा हुआ है। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसमें सुधार किया गया और बताया गया कि अब कोई भी दल 100% सदस्यों के साथ टूटेगा, 100% सदस्य टूटेंगे, ठीक, और दूसरे दल में, ठीक,
मिल जाएंगे। 100% सदस्य टूट करके दूसरे दल में मिल सकते हैं। यदि एक भी सदस्य रह गया तो फिर पार्टी की सदस्यता जा सकती है, मतलब उन सदस्यों की सदस्यता जा सकती है जिन्होंने पार्टी छोड़ी। यानी यदि मान लीजिए 51 सदस्य थे और यदि 50 सदस्य कट करके इधर चले जाएं और एक रह जाए तो एक सदस्य उन सबकी सदस्यता ले डालेगा। ये व्यवस्था बनाई गई। ठीक, ये व्यवस्था इसमें कही गई। साथ में ये भी कहा गया, ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्था थी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसमें व्यवस्था थी कि मंत्री बेहिसाब, ठीक, मंत्री बेहिसाब, ठीक, कोई कैसो मंत्री, कोई भूसा मंत्री, कोई चारा मंत्री, कोई कोयला मंत्री, कोई कुछ मंत्री, मतलब इतना मंत्रियों का बाढ़ आ गया था। और मंत्री पे आप जानते ही हैं कितना खर्चा होता है, ठीक, और मंत्री अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने क्षेत्र का डेली का दौरा करें, तो उसको रोकने के लिए मंत्रियों को कि इतना ज़्यादा मंत्री ना बनाएं जिससे सरकार को नुकसान हो। तो ये कहा गया चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, ठीक, अधिकतम 15% सदस्य मंत्री बन सकते हैं। 15% सदस्य मंत्री बन सकते हैं, ठीक, बन सकते हैं। ये 15% सदस्य मंत्री बन सकते हैं। तो इसमें भी एक कंडीशन अप्लाई कर दी कि इसमें ये कहा गया कि मंत्री 15% मंत्री सदस्य मतलब सदस्य मंत्री बन सकते हैं। साथ में कहा गया यदि हम सेंट्रल की बात करें तो पीएम, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट की बात करें तो सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, इनको मिला करके 15%। यानी ये व्यवस्था बढ़िया व्यवस्था थी। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो व्यवस्था लाई गई कि अब कोई भी पार्टी 100% सदस्यों के साथ टूटेगी और दूसरी पार्टी में मिलेगी। साथ में ये भी कहा गया कि मंत्रियों की संख्या अधिकतम 15% हो सकती है, जिसमें सीएम और पीएम, यदि हम स्टेट की बात करेंगे तो सीएम और सेंट्रल की बात करेंगे तो पीएम सहित, ठीक, यानी इनके सहित की बात की जा रही है। यानी ये मिला करके 15% हो, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये व्यवस्था बहुत अच्छी थी और इससे कुछ राहत मिली। फिर उसके बाद केरल में 1996 में सरकार गिराई गई तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला एक मुद्दा आया 1996 वाला। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था और केरल में मरी हुई सरकार को जिंदा कर दिया था, ठीक। इसी आधार पर कोई पार्टी यदि एक सदस्य बच गया तो भी जो है पार्टी जिंदा है, ठीक, और सारे सदस्यों की सदस्यता रद्द हो सकती है। तो ये एक आधार था, ठीक। हालांकि इसका दुरुपयोग हो सकता है। भाई पूरी की पूरी पार्टी जैसे चिरंजीवी की थी, अब वो जो दक्षिण के सुपरस्टार हैं उन्होंने के रोसैया साहब की पार्टी में, कांग्रेस की पार्टी में, उस समय के रोसैया शायद मुख्यमंत्री थे, उनकी पार्टी में जो है अपना 26 सदस्यों के साथ, पूरे 26 सदस्यों के साथ विलय कर दिया था। तो ये सिस्टम तो चलता है कि यदि कोई पार्टी पूरी अपना जमात के साथ जाती है, पूरे सदस्यों के साथ जाती है और मिल जाती है तो उसे विलय माना जाएगा, अन्यथा विलय नहीं माना जाएगा। उसके लिए ये व्यवस्था है। और यदि विलय नहीं माना जाएगा तब का हो, तो जो उस राज्य की यदि हम बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष होगा जो निर्णय देगा वो मान्य हो, यानी वो उन सदस्यों की सदस्यता रद्द कर सकता है। ये ध्यान रखें, ठीक। यदि असंतुष्ट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है तो उसके निर्णय मान्य होते हैं। जो भी हो, लेकिन व्यवस्था बढ़िया है, ठीक। इसको यदि सही से फॉलो किया जाए, ठीक, तो अच्छी व्यवस्था हो सकती है। तो ये 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित 1952 में 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। तब कहा गया था कोई भी दल 1/3 सदस्यों के साथ टूट करके किसी दूसरे दल में शामिल हो सकता है, और यदि दूसरे दल में शामिल होगा तो उनकी सदस्यता यदि 1/3 टूटे हैं तो नहीं जाएगी।
और इससे कम टूटे हैं तो उनकी सदस्यता जा सकती है। फिर उसके बाद 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसमें और सुधार किया गया और 100% सदस्यों को के साथ किसी पार्टी के टूटने की बात कहेगी, साथ में मंत्रियों की संख्या भी निर्धारित कर दी। तो ये 10वीं अनुसूची। अब हम 11वीं अनुसूची की बात करेंगे। दोस्तों 11वीं अनुसूची देखने के लिए हम 11वीं और 12वीं के लिए हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची के लिए हम इसी अनुसूचियों का एक भाग 3 बनाएंगे। ठीक, आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट जरूर करिए। यदि कुछ सुधार की गुंजाइश है तो आप हमें बताइए, हम सुधार करते रहेंगे। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।